हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं लोहा और तांबा। क्या देखा हमने कि लोहा और तांबा चमकदार, आघातवर्ध्य, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। ठीक है, इन तीनों प्रयोगों में हमने अलग अलग प्रकार के तत्व लिए थे। लोहा लिया, तांबा लिया, ठीक है, तो वहाँ पर हमने रेगमाल पेपर से जो प्रयोग किया था तो उससे क्या पता चला था कि चमकदार होते हैं। उसी प्रकार उनको पीटने से वो चादर के समान फैल जाते, तो आघातवर्ध्यता बताया। फिर ऊष्मा और विद्युत के सुचालकता और कुचालकता के बारे में बताया। लेकिन कोयला और गंधक क्या थे? भंगुर थे। क्यों? क्योंकि जब उसको पीटा गया तो वो क्या हो गए? टूट गए। भंगुरता बताया था ना, टूट जाते, पीटने से टूट जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। और ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। क्या है? ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। तो हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक हम सभी को तत्व कह रहे थे, यहाँ पर हमने कोई वर्गीकरण किया था क्या? नहीं किया था। लोहा भी तत्व में आ रहा था, तांबा भी तत्व है, कोयला, गंधक, के सभी तत्व कहला रहे थे। परंतु जब हम इनके गुणों के बारे में हमने प्रयोग किया तो देखा कि सब में अलग अलग गुण हैं। ठीक है ना, तो इनके गुणों के आधार पर इनको क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। तो लोहा और तांबा जैसे तत्वों को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु। प्रकृति में बहुत सारे तत्व जो है वो धातु के अंतर्गत ही आते हैं। अधिकांश तत्व धातु ही हैं। धातुओं के और भी कई उदाहरण हैं। सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम, टिन है, लेड है, जिंक है, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, इसी के विपरीत कार्बन और गंधक जो है, कार्बन और क्या? गंधक। ठीक है ना, तो ये जो है वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अधातु। प्रकृति में इनकी संख्या भी बहुत कम है, यानी धातुओं की संख्या अत्यधिक है जबकि अधातुओं की संख्या बहुत कम है। अधातुओं के और भी उदाहरण आपको बताती हूँ। क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ग्रेफाइट विद्युत का चालक भी होता है, यानी ग्रेफाइट में विद्युत चालकता पाई जाती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट अपवाद है जिसको हम अधातु में रखते हैं, क्योंकि उनके और भी जो गुण है, देखिए धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, सोना चांदी ये सब चमकते हैं, परंतु आपने देखा है पेंसिल की जो लीड होती है ना, वो इस प्रकार एक तो टूट जाता है वो, है ना, पीटेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा वो। दूसरा, अगर हम ये देखें कि धातुओं के समान उसमें गुण देखते हैं और अधातुओं के समान भी गुण दिखाई दे रहे हैं। अब उसमें हमने विद्युत चालकता देखी तो उसमें विद्युत चालकता सामान्य चालक है वो, तो इस कारण ग्रेफाइट में कुछ गुण धातुओं के समान है, कुछ गुण अधातुओं के समान है, तो इसको ग्रेफाइट को अधातु में रखा गया है, किंतु उसमें विद्युत चालकता भी पाई जाती है, तो यह अपवाद स्वरूप पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन क्रियाकलापों में धातुओं के विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में जाना। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि क्या सभी धातुएं और अधातुएं ठोस होती हैं? जितनी भी धातुएं आपको अभी मैंने बताया और जो भी अधातुएं बताया, क्या सभी ठोस प्रकृति की होती हैं? तो किसी ऐसी धातु के बारे में क्या आप जानते हैं जो सामान्य ताप अवस्था पर ठोस अवस्था के अतिरिक्त किसी और अवस्था में पाई जाती है? तो पारा, आपने नाम सुना होगा, पारा, है ना, ये एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातु अक्सर ठोस अवस्था में होती है। सोना, चांदी, लोहा, ये सब कैसे होते हैं? ठोस मतलब कठोर होते हैं ना, जब हम उनको छूते हैं तो वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन पारा जो है वो भी धातु है, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर धातु को हमने किस अवस्था में देखा? एक तो ठोस अवस्था में तो वो होता ही है, लेकिन द्रव अवस्था भी हमको कौन सी धातु का पता चल गया? पारा का, है ना। पारा आप लोग जानते भी होंगे, जो हम लोग डॉक्टर तापमापी जो होता है उसमें चमकदार जो तत्व होता है वो पारा ही होता है, जिसके द्वारा जब हमारे शरीर का तापमान नापा जाता है तो पारा जो है वो तापमान के आधार पर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इनके कुछ गुण ऐसे हैं जिसके कारण से उनको धातुओं के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन यह द्रव अवस्था में होता है। लेकिन कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती है। अब आते हैं अधातु में। अधातु जो है वो प्रायः गैसीय अवस्थाओं में ही पाई जाती है, प्रायः कहा गया है ना। कुछ अधातुओं के बारे में बता रही हूँ जो कि देखिए कार्बन, फास्फोरस,
गंधक, सिलेनियम और आयोडीन, ये कुछ ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, और एक द्रव अवस्था में जो होता है वो है ब्रोमीन। एक ऐसा अधातु जो कि द्रव अवस्था में होता है वो है ब्रोमीन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अधातु जो है वो ठोस अवस्था में भी है, गैस अवस्था में भी पाया जा रहा है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः जो अधातु होते हैं वो गैस अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो 5 अधातुएं मैंने आपको बताया जो कि ठोस अवस्था में होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सिलेनियम और आयोडीन। ठीक है। और एक अधातु जो कि द्रव अवस्था में होता है वो है ब्रोमीन। बच्चों यहाँ पर आप लोग किसी भी तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर पारा और ब्रोमीन जो मैं बता रही हूँ आपको, पारा जो है वो धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो इसको अपवाद क्यों कहा गया? क्योंकि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार ब्रोमीन एक अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? अधातु है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कई बार जब प्रश्न आता है कि एक ऐसे अधातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो अक्सर आप लोग ध्यान में पारा होने के कारण से पारा ही लिख देते हैं। तो धातु और अधातु में ध्यान रखिएगा कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है और कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। और कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि कौन कौन से धातुएं और अधातुएं ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस अवस्था में पाए जाते हैं करके। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पीले कलर के बॉक्स में सोने और चांदी के बारे में बताया गया कि सोना और चांदी जो है वो सबसे अधिक चमकदार धातुएं हैं। चांदी एक बहुत ही अच्छी परावर्तक धातु है। वह अपने पर पड़ने वाले लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसका उपयोग दर्पणों के पीछे की पतली धातु की तह बनाने में भी होता है। अक्सर आपने दर्पण के पीछे का भाग देखा होगा जो कि चमकीले परत से पॉलिश किया हुआ होता है, तो वो चांदी की ही परत से किया गया होता है। वैसे तो पेंट लगाया जाता है, पेंट भी लगाया जाता है, परंतु चांदी जो है वो बहुत ही अच्छा परावर्तक धातु है, इसलिए दर्पण के पीछे पर इसकी पतली परत लगाई जाती है। ठीक है, तो सोना और चांदी क्या है? सबसे अधिक चमकदार धातुओं में है ये, इसलिए इसके गहने जेवर बनाए भी जाते हैं, है ना। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या सभी धातुएं और अधातुएं कठोर होती हैं। तो सभी धातुएं और अधातुएं कठोर होती है क्या? तो धातुओं को तो मैंने आपको बताया प्रायः कैसी होती? कठोर ही होती है ना। लोहा, सोना, चांदी ये सब कैसी होती? कठोर होती हैं। इनको काटना, आप बोलोगे कि इसको सामान्यतः हम चाकू लें और काट दें, तो इसको काटना आसान नहीं है, इनको काटना अत्यंत कठिन होता है। तो कठोरता की इस गुण के कारण ही ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और लोहा तो बहुत ही अधिक कठोर धातु है, इसलिए इसका उपयोग मकान बनाने में, पुल है, रेल लाइन बनाई जाती है, वाहन और मशीनें बनाने में भी किया जाता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम धातुएं जो हैं वो नरम होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु कैसी होती है? नरम होती हैं, तो इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब आते हैं अधातुएं। तो अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती हैं, लेकिन एक अधातु के बारे में आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी है, हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोरतम रूप होता है इसका, मतलब हीरा सबसे अधिक कठोर है। प्राकृतिक पदार्थों में अगर पूछा जाए प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर क्या है, तो हीरा ही है, जो किस में आता है? अधातु में आता है। और जबकि हम अधातु में जानते हैं कि प्रायः अधातुएं कैसी होती हैं, यानी कठोर नहीं होती हैं, जानते हैं ना। लेकिन हीरा जो कि अधातु में आता है, और यह भी एक अपवाद है कि यह एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो कि सबसे कठोर होता है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको धातुओं में कठोरता, धातुएं और अधातुओं में कठोरता के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए क्या सभी धातुएं और अधातुएं तन्य होती हैं? तन्य का मतलब क्या होता है कि जब उनको क्या किया जाए? खींचा जाए, तो क्या वो तार के रूप में प्राप्त होते हैं, इसके बारे में, है ना। तो आपने प्राय किन तत्वों को तार के रूप में देखा है? क्या आपने सल्फर के तार देखे हैं? मैंने तो नहीं देखा, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, है ना। हम तार के रूप में किसको देखते हैं? अभी अगर मैं तांबे का तार बोलूं तो सभी लोग देखे होंगे ना। बिजली के तार, अगर हम बिजली के ऊपर की कोटिंग हटाएं तो हमको उसमें अंदर क्या दिखाई देता है? पतले पतले एकदम महीन तांबे के तार दिखाई देते हैं। तो किसी धातु का वह गुण जिसके, ध्यान से सुनिएगा, किसी धातु का वह गुण जिसके कारण
उसके तार खींचे जा सकते हैं। क्या कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है। क्या गुण कहलाता है? यह तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है, हमारे घरों में जितने भी बिजली के जो बल्ब होते हैं, आपने बल्ब को देखा है ध्यान से? बल्ब में देखिएगा जो मुड़े हुए जो दिखाई देते हैं वो टंगस्टन धातु का पतला तार होता है। किसका तार होता है? टंगस्टन धातु का पतला तार तंतु के रूप में होता है। बल्ब को ध्यान से देखेंगे, जब जलाते हैं तो वो प्रकाशित होता है वही भाग। ठीक है, अब अधातुओं में तन्यता का गुण होता है या नहीं होता है? तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। अधातुओं के तार भी नहीं प्राप्त किए जा सकते, किंतु आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके कार्बन, जो अभी कार्बन है, उनके तंतु बनाए जा रहे हैं। कार्बन का तंतु बनाया जा रहा है। तो तन्यता का जो गुण है, देखिए पीले कलर के बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखे हुआ है, ध्यान से देखेंगे। तन्यता का गुण सबसे अधिक किसमें होता है? सोना में होता है। 10 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। सोना और चांदी अधिक आघातवर्धनीय होते हैं, यानी पीटने से वो चादर के समान फैल जाते हैं। इसी गुण के कारण इन्हें पीटकर इनकी बहुत पतली चादरें बनाई जाती हैं। चांदी के वर्क से मिठाइयों को भी सजाया जाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम की पतली चादर का उपयोग, देखिए यहाँ पर चादर बोल रही हूँ बेटा, आप लोग वो कपड़े वाला चादर नहीं समझेंगे, है ना। चादर का तात्पर्य यहाँ पर यदि हम उसको पीटते हैं तो वो चादर के रूप में क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, क्या होता है कि हम सामान्य जीवन में चादर के रूप में, चादर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लाते हैं, है ना, हम जो ओढ़ने और बिछाने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो हम उसको चादर बोल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बार बार चादर शब्द आ रहा है तो वो किसके लिए है कि पीटने के कारण से जब वो फैल जाता है तो वो परत जो होती है उसको चादर बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोना और चांदी अत्यधिक आघातवर्धनीय, इसी गुण के कारण पीटकर इनकी बहुत पतली चादरें बनाई जाती हैं, है ना। चांदी के वर्क भी आपने देखे मिठाइयों के ऊपर। इसी तरह एल्यूमिनियम की पतली चादर का उपयोग दवाइयों में देखा होगा। सिगरेट है, चॉकलेट को, सिगरेट ऐसे अच्छी चीज़ नहीं है ना, आप दूसरे चीज़ों में देख सकते हो इसको। चॉकलेट को सुरक्षित रखने में ऊपर से जो रैपर लगाया जाता है जो चमकीला होता है, कैडबरी वगैरह के चॉकलेट्स आपने देखे हैं, है ना, डेयरी मिल्क वगैरह का, आप जब ऊपर का रैपर हटाते हो तो अंदर की तरफ आपको सिल्वर चांदी के कलर का एक कागज़ दिखता है। वो क्या है? एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम फॉयल तो सभी जानते हैं, जिसमें भोज्य पदार्थ को गर्म रखने के लिए रोटी वगैरह हम जो बनाते हैं उसको लपेट कर रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सारा क्या हो गया? धातुओं और अधातुओं का गुण हो गया। इसके अलावा और भी गुण हैं, इनके बारे में आपको अगले वीडियो लेसन में बताऊंगी। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया? धन्यवाद।